हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेड प्लस पर, जहां पढ़ते हैं पूरे एक लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ, जिससे आप चीजों को केवल याद ना करो बल्कि समझो भी। तो बच्चों देखो, आज की जो वीडियो है वो आपकी जीत की तैयारी की नई वीडियो है। जीत जिसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आपका जेईई का एग्जाम जो इतना नजदीक आ रहा है, तो इसके लिए आपको जरूरत है बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की और कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो एक्चुअल में इस साल जो आ सकती है। जिस तरीके के क्वेश्चन एक साल पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है सिलेबस में हुआ अपडेट, तो कहीं ना कहीं आपके जो क्वेश्चन पैटर्न होते हैं उसमें भी चेंज आएगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट जो क्वेश्चंस आपको करने चाहिए वो है आपके लेटेस्ट ईयर के जो पीवाईक्यूज यानी कि 2022 के 2023 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सबसे बेस्ट है अभी के टाइम में सॉल्व करने के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के कर रहे हो, करो जरूर करो, 10-15 साल के पूरे लगाओ, जैसे कि एटलीस्ट आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन टॉपिक के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता होना चाहिए। ओके, तो इस सीरीज के अंदर हम यही बात करने वाले हैं। हमारे जो पीवाईक्यूज होंगे लेटेस्ट ईयर के, हम उन्हीं को प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, जिसपे हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड आज का जो चैप्टर है वो आप बता सकते हो, वो आपका है परमाणु की संरचना। ये जो आपका चैप्टर है, इससे आज हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आराम से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन फिर हम जो भी हमारे रिलेटेड फॉर्मूला उसके बात करेंगे। ओके, हालांकि बच्चों एक बार बता दूं, इस चैप्टर के लिए एडवांस में आपको एक आइडिया, एक हिंट दे देता हूं। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, हम आपको बता देता हूं, मोस्टली या तो आपका बोर मॉडल से आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। हालांकि देखो, क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल वाला ही आएगा। इस चैप्टर के अंदर मोस्टली छोटे छोटे फॉर्मूले बहुत सारे हैं और छोटे छोटे फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो आपका बोर मॉडल के जो आपके 3 या 4 जो आपके फॉर्मूले होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा आपका जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है या जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, वो कुछ टॉपिक अच्छा हो जाता है। एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो आपका एक फॉर्मूला आता है आपका लैम्डा निकालने के लिए, वो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और लास्ट में आपको क्वांटम नंबर, बस आपको ये करना है। ओके, तो ये टोटल 4 या 5 टॉपिक ये जो आपको करनी चाहिए। बोर मॉडल नंबर 1 और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उसी से जुड़ा हुआ है, तो एक तो वो कर लेना। इसके अलावा आप कौन सा करोगे, बहुत ही क्लियरली आप ऐसे प्लान का क्वांटम सिद्धांत पढ़ सकते हो, वो एक अच्छा E = h फॉर्मूला। इसके अलावा आपका जैसे मैंने बताया डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले यहाँ पर आएंगे। और लास्ट में आपको बस क्वांटम संख्या करनी है, बस ये पढ़ लोगे ना तो आई थिंक इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और भी थ्योरी है, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए चांसेस लो हैं, लेकिन इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन है। ओके, तो इसको एक बार जरूर फोकस करना है। अब जैसे अगर इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या दिया आपको, बोला है कि आपको लिथियम प्लस टू आपको आयन दिया हुआ है, जिसकी सेकंड कक्षा की त्रिज्या को बोलेगी x, कि लिथियम प्लस टू अगर आयन लिया जाए तो उसकी सेकंड कक्षा की त्रिज्या x2 भी है। आपको बताना है बेरिलियम प्लस 3 के थर्ड कक्षा की अपेक्षित त्रिज्या क्या होगी, यानी कि बेरिलियम प्लस 3 के लिए तीसरी कक्षा की अगर त्रिज्या निकाली जाए तो वो क्या होनी चाहिए। ओके, आप समझ गए होंगे कौन सा टॉपिक है। जैसे मैंने बताया, अगर कभी भी आप क्वेश्चन करने वाले हो, हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन मत देखो, मैं अगर सबसे पहले सोचो कि वो किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, तो आप एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग सोच पाओगे, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। अब जैसे अगर बात करेंगे यहाँ पे, ये टॉपिक कौन सा है आपको पता होगा, ये आपका बोहर मॉडल में दिया गया है ना। बोहर मॉडल में जो परमाणु की त्रिज्या होती है, वहीं से बेसिकली ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। कौन सा टॉपिक है इसमें आपका, परमाणु की त्रिज्या। ओके, वहां से बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया। ठीक है, तो हमें वही फॉर्मूला यूज करके देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, परमाणु की त्रिज्या का वैसे हमारे पास फॉर्मूला बेसिकली था क्या, वो तो पता होना चाहिए ना। तो फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है त्रिज्या निकालने का, तो वही फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारे पास होता है r इक्वल टू क्या होता है 0.0529 इनटू में n स्क्वायर बाय z। ये बेसिक आपका जो फॉर्मूला है आप यूज में लेते हो, सही है। तो हम इसी का यूज करेंगे और जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक तो लिथियम प्लस 2 आयन का जो डाटा दिया हुआ वो और बेरिलियम प्लस 3 के जो पूछा जा रहा है वो, उन दोनों को कंपेयर करते हुए अपना आंसर निकालें। क्लियर है, तो चलिए एक बार देखते हैं कैसे हम इसको करने वाले हैं। तो मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं यहाँ पे अलग से। और ठीक है, ये तो आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा लिथियम प्लस 2 के लिए, देखो लिथियम प्लस 2 के आपको क्या बोला है, आपको ये बोला है सेकंड कक्षा की त्रिज्या x दी हुई है ना। यानी कि इसके लिए हम बोल रहे हैं कि अगर सेकंड कक्षा मतलब n इक्वल टू 2 होगा, और लिथियम के लिए z की वैल्यू क्या होती है, हाइड्रोजन हीलियम डी, और इसके लिए आपको r क्या दिया हुआ, x दिया हुआ।
ये आपको डाटा से में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक बार क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर इस पूरे डाटा को लगा देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको एक समीकरण मिल जाएगा, इसका आपको फायदा देखने को मिलेगा। अगर मैं लगाऊं तो क्या हो जाएगा, लिथियम के लिए अगर मैं बात करूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0529 इनटू में n स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बटे z यानी कि 3। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं 0.0529 इनटू में 2 का स्क्वायर 4 बटे 3 बस। और ये किसका हो जाएगा, आपके x के बराबर हो जाएगा, ठीक है, नंबर 1 इसको बनता, ठीक है, एक चीज हो गया। अच्छा, दूसरी बात में क्या बोला है, बेरिलियम प्लस 3 के लिए बोला है, ठीक है। तो इसमें अब क्वेश्चन पे आते हैं, बेरिलियम प्लस 3 है और इसके लिए अगर बात करें तो आपको क्या बोला है, आपको R तो आपको फाइंड आउट करना है, R तो पता ही करना है, त्रिज्या पता करनी है। अच्छा, और n कौन सी कक्षा की त्रिज्या पता करनी है आपको, तीसरी कक्षा की त्रिज्या आपको पता करनी है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 और बेरिलियम के लिए z की वैल्यू क्या होती है, वो आपका होता है 4 है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो अगेन इस फॉर्मूले में से लगा देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0.0529 इनटू में n स्क्वायर बाय z, 3 का स्क्वायर बाय 4, सही है, ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, 0.0529 इनटू में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बटे 4 और ये किसके हो जाएगा, ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, तीसरी कक्षा की त्रिज्या, ठीक है। ये वाली बात यहाँ आ गई, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में देखो हम चाहें तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो मुझे r की वैल्यू वैसे मिल जाती है, लेकिन क्वेश्चन आपको क्या बोला, देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ऐसे दिया, ऑप्शन इसमें ये बोल रहा है कि आपको त्रिज्या तो निकालनी है, लेकिन किसके पदों में निकाली गई है, वो लिथियम की त्रिज्या से कंपेयर करके निकाली गई है, क्योंकि x क्या है, लिथियम की त्रिज्या यहाँ पे, तो है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने जो दो समीकरण निकाले हैं उन दोनों समीकरणों के आधार पर हम बात करेंगे, यानी पहले और दूसरे से। तो हम क्या करेंगे, 1/2 यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक में दूसरे वाले से भाग देते हैं, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे हमारे पास क्या आता है, ठीक है। सो अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर होगा ये कि 0.0529 इनटू में पहले मैं पहले का लिख रहा हूँ 4/3 और यहाँ नीचे आ जाएगा 0.0529 इनटू में 9/4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरी यहाँ पर x और यहाँ पर हो जाएगा r, इस तरीके से, सही है। तो x बटे r हो गया, राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में डिवाइड लगा। और अब देखो ये आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि अगर आपके पास यहाँ पर सॉल्व करना हो तब वो क्या सॉल्व करना, थोड़ी सी चीजें कैसे करोगे, देखो 0.529 से 0.529 ये तो कट जाए, ये तो सीधे सीधे कट रहा है और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 4/3 और एक बड़े वाला बटा जो आपका लगा हुआ है और यहाँ पे 9/4, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपने प्रीवियस वाले लेक्चर नहीं देखे जरूर देखना, वहां पर भी एक चीज मैंने सिखाई थी कि अगर ये कंडीशन आ जाए कि 1/, ऊपर एक बड़ा वाला बटा और एक छोटा वाला बटा नीचे की तरफ, ऐसी कंडीशन आ जाए तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने ये बोला था, अगर आपके पास a/b और c/d ऐसी वाली कंडीशन, यानी कि पहले एक बटे वाला साइन ऊपर, एक बड़ा भाग का साइन फिर नीचे, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को तो क्या करते हैं चौथे वाले के साथ गुणा कर देते हैं, ठीक है, और दूसरे और तीसरे को क्या है आपस में गुणा करते हैं, यानी b का c से गुणा हो जाएगा और a का d से, तो क्या बन जाएगा आपके पास a into d अपॉन b into c, इस तरीके से। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर पाओ। अब ये सेम चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो 4 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले से, ठीक है, और जो 9 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, ठीक है, इस तरीके से आप काम करोगे, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास 4 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 into 4 बटे 9 into 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x बटे r, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो 4 गुणा 4 16 बटे 70 और आपको क्या निकालना है, आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा क्रॉस में 27 और 16 का, तो 27x अपॉन 16, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर निकल के r। इस प्रकार से बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका हो जाता है। तो अगर हम एक बार ऑप्शन चेक करें तो 27x अपॉन 16 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेसिकली आप जो क्वेश्चन है कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना इतना मुश्किल कैलकुलेशन नहीं होता है। ओके, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना होता है चीजों के लिए कि भाई कौन सा टॉपिक है। अगर ये क्लियर हो जाए एक बार, तो हमने क्या किया, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने ऑप्शन नहीं देखे थे, हमने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्टली टॉपिक सोचा, टॉपिक में हमने देखा कि यार कौन सा फॉर्मूला यूज में आ सकता है, थोड़ा सा वो समझे, फॉर्मूला लिखा, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
फिर हमने देखा क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी हमें डाटा दिया हुआ था वो हमने सेट किया और उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल लिया। फिर हमने लास्ट में क्या किया, ऑप्शन को मैच करवा दिया, क्योंकि ऑप्शन मैच भी तो करवाना होता है ना, तो फिर हमने लास्ट में ऑप्शन मैच करवा दिया। ऐसा करोगे तो आप हर बार क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, तो इस तरीके से करना। क्लियर है? जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। ठीक है? ओके, देखो अगर मैं अपनी बात करूँ मैं भी ऐसे करता हूँ, तो अगर आप ऐसे करोगे तो 100% सही आंसर पे ही पहुंच जाओगे, कभी गलती नहीं करोगे। ओके, चलिए तो और क्वेश्चन है उनको भी ट्राई करते हैं। तो एक बार ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार पढ़ के देखो और फिर बताओ क्या हो। सो आई होप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली बोर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको दी हुई है, ठीक है, और वो आपको क्या दिया हुआ है, वो आपको दिया है माइनस, यहाँ पे माइनस है ध्यान रखना, माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल आपको ये दिया हुआ डाटा। ठीक है, और आपको पूछा है तीसरी बोहर कक्षा में इसकी ऊर्जा क्या होगी। तो आपको देखो इस क्वेश्चन में अगर बात करेंगे आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कौन से टॉपिक से है। आपको बोहर मॉडल जो है उसी पर दिया गया और इस बार ऊर्जा की बात की जा रही है। तो अगर हम बात करें बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, अगर हम ऊर्जा का अगर फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, वो होता है माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 और इंटू में z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और ये आपका जूल। ये क्या होता है, बेसिकली आपका फॉर्मूला होता है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग। किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर आपको ऊर्जा निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर मैं एक दो बातें बताऊं तो आपको देखो क्या दिया, हाइड्रोजन परमाणु की बात की जा रही है, यानी z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हाइड्रोजन के लिए अगर बात करेंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 1 हो जाती है। तो ये चीज तो क्या हो जाती है ऑलरेडी फिक्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर आपको इसके लिए पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आई मीन दी हुई है पहली कक्षा में, तो वो आपको पता है माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल ही होगी, ये तो फिक्स आ जाए। आपको सीधे सीधा पूछा है तीसरी कक्षा में इसकी ऊर्जा क्या हो जाए, ऐसे पूछ रहे हैं आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहली कक्षा की ऊर्जा आपको दी हुई है, इस फॉर्मूले की वजह से हम तीसरी कक्षा की ऊर्जा निकालेंगे और दोनों को कंपेयर कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि आपको देखो ये पूछा है कि पहले के मान की कितनी गुना होगी, 3 गुना हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी या 1/27 हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो अगेन आपको कंपेयर करवाना है पहले वाले की रेस्पेक्ट में। तो पहले वाले की ऊर्जा दी हुई है, तीसरे वाले की ऊर्जा हम निकाल लें। तो अगर मैं ऊर्जा निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, तो अगर मैं बात करूंगा ऊर्जा जो कि आपके थर्ड अगर हम बात करें कक्षा की तो क्या होनी चाहिए, वो हो जाएगा माइनस का 2.18 इंटू में z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये होगा इंटू 10 की पावर माइनस 18 भी है, ये ध्यान रखना, मिस नहीं करना कुछ भी। तो क्या हो जाएगा माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो z इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन n क्या है हमारी कौन सी कक्षा की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तीसरी बोहर कक्षा की, ये तीसरी कक्षा की बात की जा रही है, तो n हो जाएगा 3। तो अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो 3 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू में 1/9 इतना कर दो। ठीक है, सिर्फ इतना ही कर दो, इट्स नॉट लाइक आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे यानी कहीं ना कहीं सीधे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि ई जो 1 है फर्स्ट यानी पहली कक्षा की ऊर्जा आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई, वो क्या है माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दिया हुआ ये लिखा हुआ कि माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल जो है ऊर्जा होती है पहली कक्षा, ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पहली बोल कक्षा की ऊर्जा दी हुई है। सही है, अब हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कि तीसरी कक्षा की ऊर्जा पहली कक्षा के रेस्पेक्ट में पहली कक्षा की तुलना में कितनी होगी, 1/3 हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मेरे पास ये है E3 है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे क्या E थर्ड डिवाइड बाई E फर्स्ट, हम ये कर देते हैं यानी कि तीसरे वाले मान में पहले वाले मान का डिवाइड करें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास तीसरे में माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू में 1/9 डिवाइड हो जाएगा माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। इस तरीके से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और अब कुछ नहीं करना, बस आपको छोटा सा कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा इजी है। यानी अगर बात करेंगे तो 2.18 इंटू 10 की माइनस 18, अरे देखो माइनस से तो माइनस, ठीक है, ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा। सही है, बचा क्या हमारे पास 1/9 बचा, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, तो क्या बच जाएगा मेरे पास 1/9। तो यानी कि मेरा E3 क्या हो जाएगा, ई थर्ड की अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/9 इंटू में ई फर्स्ट।
से ये तो चीजें हमारे पास हो जाएगी। ई थर्ड इक्वल टू 1/9 ऑफ ई फर्स्ट हो जाएगा। यानी कि तीसरी कक्षा की जो ऊर्जा है वो पहली कक्षा की क्या हो गई, 1/9 गुना हो गई। सही बात है, यही तो हो गया, पहली कक्षा की ऊर्जा की 1/9 गुना, 1/9 से आप गुणा कर दो, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि तीसरी कक्षा का जो मान है वो पहले वाली के मान का क्या हो गया, 1/9 हो गया, यानी कि इसके मान का 1/9। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आता है। आप देख सकते हो क्वेश्चन कब आया आपका, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, आपको पता है आपके पास में एकदम लेटेस्ट चीज आपके लेकर आएंगे। ऐसा तो है नहीं कोई कमी छोड़ दे, ऐसा तो होने से रहा। तो या होप क्वेश्चन आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला बेस्ड ही था, जैसा मैंने बोला क्वेश्चन इसमें फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। तो आपके जो छोटे-छोटे फॉर्मूलेस हैं बोर मॉडल के या आपका डी ब्रॉगली के, अगर उनको भी याद कर लोगे बहुत है। और लास्ट में क्वांटम नंबर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा अच्छे से कर लो, वो कर लोगे ना, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा और आप 100% इसको कर जाओगे। और इन्हीं टॉपिक्स में से ही आता है, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कि यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या a नॉट दी है, ओके, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की आपकी जो त्रिज्या है वो a नॉट दी हुई है, तो आपको पूछा कब तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग क्या होगी। आपसे क्या पूछा, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग। अब तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सअप किया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। अब तो यहाँ पर डी ब्रोगली तरंग की बात कर रहा है और हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या की बात कर रहा है, बल्कि बोहर मॉडल भी आ गया। तो दोनों चीजें इसलिए मिक्स करिए यहाँ पे। तो दोनों टॉपिक जो है पहले मैं एक बार मेंशन करता हूँ, जिसके फॉर्मूले शायद हम यूज करने वाले होंगे। तो एक तो हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे कहीं ना कहीं बोहर मॉडल के अंदर जो आपके पास परमाणु त्रिज्या का जो फॉर्मूला है हो सकता है उसका यूज किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो परमाणु त्रिज्या का फॉर्मूला यूज में आएगा एक तो ये। तो हमने क्या टॉपिक लिख देते, तो एक टॉपिक तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक कौन सा आ रहा है हमारे पास, डी ब्रॉगली तरंग, क्लियरली दिख भी रहा है। तो कहीं ना कहीं डी ब्रॉगली तरंग का जो फॉर्मूला है वो भी क्या होगा, यूज में आएगा। ठीक है, तो पहले आपको ये दो चीजें पता, ठीक है। तो परमाणु की त्रिज्या का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, हम उसी को यूज में लेंगे। और डी ब्रॉगली तरंग का जो फॉर्मूला है वो भी हम बात करेंगे, जो डी ब्रॉगली तरंग, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करेंगे दोनों चीजों के लिए। जो क्वेश्चन का डाटा दिया है उसका यूज करेंगे और फिर हम बात करेंगे। क्लियर, चलिए। सो अगर मैं बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो टॉपिक क्लियर हो गया। परमाणु त्रिज्या आपको दी हुई है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो आप जानते हो हाइड्रोजन परमाणु के लिए या किसी भी त्रिज्या की अगर बात करेंगे तो आर इक्वल टू क्या होता है, वो आपके पास होता है आपका ए नॉट इंटू में एन स्क्वायर बाई जेड। ये बेसिक आपका फॉर्मूला होता है। अगर आपको हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या दी जाए तो उसका हमेशा एन स्क्वायर अपॉन जेड से अगर आप गुणा कर दे तो वो किसी भी परमाणु के लिए इसका त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एकदम बेसिक्स बता दें, इसको आप ए नॉट को इसका बोर त्रिज्या भी बोलते हो। अगर आपको पता है बोर मॉडल के अंदर ए नॉट जो होता है उसको बोर त्रिज्या बोली जाती है, जो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या को ही कहा जाता है और उसको ए नॉट से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज आपको दी। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन में हमसे कौन सी कक्षा की तरंग पूछी जा रही है, तीसरी कक्षा। ठीक है, तीसरी कक्षा की डी ब्रॉगली तरंग आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, अच्छा, डी ब्रॉगली तरंग क्या होती है, चलो वो भी लिख लेते हैं। लैम्डा होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h by mv। ये क्या होता है आपका लैम्डा का फॉर्मूला। और आपको ये पूछा जा रहा है लैम्डा, ये आपको क्या है क्वेश्चन, पर तीसरी कक्षा के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर देखो कि आपको देखो यहाँ पे फॉर्मूले क्या पड़े, h तो प्लैंक स्थिरांक है वो तो पता है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, चलो वो भी हमें पता है, v क्या है इलेक्ट्रॉन का वेग तीसरी कक्षा में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीसरे के लिए पूछा जा रहा है, तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, वो तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर कुछ करना पड़ेगा, अलग चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। तो देखो आपको याद होगा बोहर मॉडल के अंदर एक हमारे पास समीकरण आता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या होता है हमारे पास, वो आता है MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ये आपके पास एक समीकरण आता है कि जो कोणीय संवेग होता है वो क्वांटीकृत होता है। ये बोहर मॉडल की एक अवधारणा के अंदर बताया गया कि MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। MVR क्या होता है आपका कक्षीय कोणीय संवेग जो आपका होता है, आपका कोणीय संवेग जो होता है वो H अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणक होता है, क्वांटीकृत होता है। तो यहाँ पर इसका हम यूज करेंगे कि देखो इसके अंदर अगर हम बात करें तो आप क्या निकाल सकते हो, MV ये रहा और H ये रहा, और हमें दोनों ही चीजें चाहिए। कैसे, बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि मैं ऐसे कर दूं कि h अपन mv को तो एक तरफ ले जाऊं और 2 पाई और n को एक तरफ ले जाऊं, यानी कि h by mv अगर मैं निकालना चाहूं तो h तो वहीं की वहीं रखा, mv को मैंने उस तरफ भेज दिया। ठीक है, यहाँ पर आ जाए इक्वल का साइन और 2 पाई का इधर गुणा कर दूंगा और n का भाग लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई का गुणा कर दिया 8 से,
अपॉन नीचे का लगा दिया n। और अब ध्यान से देखो h बाई एम बी लैम्डा के इक्वल भी होता है, तो क्या मैं दोनों को बराबर कर सकता हूँ? बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है देखो। तो एक तो बात ये रह गई और एक हमने दूसरी बात ये निकाल ली h बाई एम बी की एक वैल्यू और क्या हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r अपॉन। और ये आपका हो जाएगा तीसरा समीकरण जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूँ कि यार इस साल के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वापस आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। लाइक इसमें अगर देखो ना तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको ड्राइव नहीं कर, ड्राइव कर सकते, हम इसको बना सकते हैं और ऐसे ही फॉर्मुलेस बनते हैं, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में अगर बात करें तो हमने क्या निकाल लिया, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य जिसका संबंध हमने त्रिज्या से कर दिया। अब जब डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का जो संबंध है वो हमारा वेग के साथ था या संवेग के साथ था, यहाँ पर त्रिज्या के साथ संबंध को शो किया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा एक अच्छा फॉर्मूला हो जाता है। अगर आपके पास ये फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ तो एज इट इज डेरिवेशन है, जरूर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब अगर बात करेंगे तो आपको क्या चाहिए, एक आपको चाहिए आर और एक आपको चाहिए एन। एन आपको पता ही है क्या होगा, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सी कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो एन तो हो गया 3 और आर क्या हुआ त्रिज्या, और त्रिज्या कौन सी होगी, ऑब्वियसली बात है तीसरी कक्षा के निकालो, तीसरी कक्षा की त्रिज्या पता होनी चाहिए और वो हम निकालेंगे अपने कोर की त्रिज्या, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं त्रिज्या क्या हो जाएगी, r इक्वल्स टू वो हो जाएगी a नॉट इनटू में n स्क्वायर बाई z, कौन सी कक्षा के लिए निकाले, तीसरी कक्षा के लिए, है ना। तो यानी क्या हो जाएगा हमारा a नॉट इनटू में 3 का स्क्वायर अपॉन z क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु है आपका z हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा 3 का 3 into 3 9 9 a, तो ये आपका हो जाएगा त्रिज्या और इसको आप यूज करोगे यहाँ, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 a नॉट, ओके। अब बस सारी वैल्यूज यहाँ रख, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इनटू में r क्या है मेरे पास 9 a नॉट जो हमने निकाल लिया था बोर की त्रिज्या से, तो 9 a नॉट अपॉन में n क्या हो जाएगा मेरे पास 3, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ तीसरी कक्षा की बात है, 3 से 9 कट जाएगा आपका 3 बार और 3 गुणा हो जाएगा 6, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 पाई a नॉट और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो 6 पाई a नॉट ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है अभी थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ जाता, एंड ये जो फॉर्मूला था अगर आप बात करो जैसे हमने ड्राइव किया, ये वाला जो फॉर्मूला जो हमने खुद समीकरण निकाला है ये एक अच्छा फॉर्मूला हो जाता है। तो अगर आपने ये फॉर्मूला आपके पास नहीं लिखा हुआ है जरूर लिख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने क्या बताया था कि आपको जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो पता होना चाहिए। अब देखो डायरेक्टली ऐसी बात नहीं कि हमने डायरेक्ट डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य हमने निकालते हमने निकाली है, आपको परमाणु की त्रिज्या निकालनी है वो भी आपको पता है, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है। लेकिन अब क्या पैटर्न हो गया, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है कि आपको दोनों फॉर्मूले मिक्स कर दिए और मिक्स करके आपसे एक सवाल पूछ लेंगे, और ये जो फॉर्मूला है ये तो डायरेक्टली बुक में भी नहीं लिखा होता, तो अब छोड़ थोड़ी देंगे, ऐसा थोड़ी कि अब ये छोड़ सकते, स्किप तो करना ही नहीं है। अगर अच्छी रैंक लानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और दिमाग दौड़ाना पड़ जाएगा, ओके। पर जिसने दिमाग दौड़ाया होगा ना 2023 का क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट आया हुआ है, तो इस साल भी आ सकता है, और जिसने दौड़ाया होगा इसमें दिमाग वो उसको जरूर करके ले गया होगा, ठीक है। पर क्वेश्चन अच्छा है, ओके, तो इस पर थोड़ा सा मेहनत करना, चिंता मत करना, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन आपके वास्तव में आपके लेकर आएंगे, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार देख लेते हैं। ये है कि हाइड्रोजन परमाणु की सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य लाइमन श्रेणी में है जिसकी वैल्यू लैम्डा दी, ठीक है, लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य, ओके। और आपको बोला है H प्लस यानी हीलियम प्लस के लिए बामर श्रेणी में सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, ओके। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन कहां से है, आपको पता चल गया होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली टॉपिक है जो बोहर मॉडल के आगे का हिस्सा आता है, जो बोहर मॉडल आपको पता है कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, तो वहीं से क्या है बेसिकली इस क्वेश्चन को लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम थोड़ा सा क्या जानते हैं, आपको पता है कि आपके पास अलग अलग प्रकार के कोश होते हैं जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकता है, और ये आपका धीरे धीरे करके कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है। यहाँ पर n इक्वल टू 1 होता है, फिर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, और इस तरीके से आपके सारे कक्षाएं होती है, बीच में और भी चलता है जो कि अनंत तक जाए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, हाइड्रोजन परमाणु के लिए सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य लाइमन श्रेणी में लैम्डा है। लाइमन श्रेणी कौन सी होती है आपको पता होगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से n इक्वल टू 1 में जब भी आता है तो वो आपकी लाइमन श्रेणी कही जाती है। अब देखो सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य कब मिलेगी, देखो सवाल ये आता है। तो देखो आप एक बात जानते हो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का मैं आपको थोड़ा सा यूज दूंगा, आपको पता है E इक्वल टू क्या होता है, hc बाई लैम्डा होता है, जानते हो, जो कि आपका प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है ना। ये क्या है आपका
प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, ये आपका प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, सही है। E इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। यहाँ पर क्या पता चल रहा है, E इक्वल्स टू क्या होता है, या E और लैम्डा के बीच में संबंध क्या है, कि आपका विद्युत समानुपाती का संबंध है। ऊर्जा बढ़ेगी तो लैम्डा गिरेगा, या लैम्डा का बढ़ेगा तो ऊर्जा गिर जाएगी। जस्ट अपोजिट आ रहे हैं, विद्युत समानुपाती का संबंध है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करेंगे, जब ये बोल रहा है सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि जो विकिरण होगा, ओके, उसकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सही है, क्योंकि सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे उच्च ऊर्जा रखने वाला। और सबसे ज्यादा ऊर्जा कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन आपका इनफाइनाइट से आ रहा है सीधा सीधा किसी एक कोश, किसी भी एक कक्षा के अंदर आता है। और यहाँ पे कौन सी कक्षा में आएगा, क्योंकि लाइमन श्रेणी है, इसका मतलब 1 में आना चाहिए। अगर हम बात करेंगे लाइमन में, तो देखो आपको पता है, आप क्या बोलते हो, N2 से इलेक्ट्रॉन आता है N1 में आता है, और लाइमन के लिए N1 क्या होता है हमेशा, वो आपका होता है 1। ठीक है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य। तो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य बोल लो या बोलो सबसे ज्यादा ऊर्जा। सबसे ज्यादा ऊर्जा कब आती है, जब गैप सबसे ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा गैप कब आता है, जब वो एकदम इनफाइनाइट से 1 में आए, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे, तो अगर वो आपका कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट में है, और इनफाइनाइट से अगर वो 1 में आता है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगी। एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम लगती है। और इस केस में लैम्डा क्या होता है आपका, मिनिमम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे कम लैम्डा मिलेगा, यानी कि आपका N2 क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, ऐसे करके। और इस केस में जो लैम्डा है वो आपको क्या है, इसकी तरंग दैर्ध्य आपको दी। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी बात आपको क्या बोला है, अगर हम बात करेंगे, आपको पूछा है बामर के लिए। बामर के लिए हम क्या बोलते हैं, N2 और N1 की अगर बात करें, तो बामर के लिए क्या बोलते हैं, N1 क्या होता है, 2 होता है, हमेशा सेकंड में आता है बामर श्रेणी। और कहां से आएगा, इसने बोला है सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य, लैम्डा बहुत ज्यादा हुआ तो ऊर्जा सबसे कम होगी। ऊर्जा सबसे कम होती है जब गैप सबसे कम होगा, तो ऊर्जा भी सबसे कम होगी। और वो कब होगा, आपको पता है 2 में तो वो आने ही वाला है। तो सबसे कम गैप कौन सा होगा, जस्ट ऊपर से है, यानी 3 से अगर वो 2 में आता है, तो सबसे कम ऊर्जा का गैप रखेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा मैक्स हो जाएगा, यानी कि N2 क्या हो जाएगा आपका 3, इस प्रकार से। और अब यहाँ पर आप रिल्सबर्ग फॉर्मूला यूज में ले सकते हो, जिसकी मदद से आप दोनों के लिए तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हो। और रिल्सबर्ग फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू r z स्क्वायर इनटू में 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n। ये बेसिक आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाता है, सॉरी 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। और आपको कुछ नहीं करना, दोनों को इसमें रखना है आराम से, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके रखते हैं, एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइमन के लिए, चलो रख लेते हैं। तो लाइमन के लिए अगर बात करेंगे, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू क्या था, r इनटू z स्क्वायर इनटू 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 स्क्वायर। अगर पहले वाले केस में बात करेंगे, लाइमन वाला केस अगर बात करें, ठीक है, तो देखो लाइमन किसके लिए दिया हुआ है, वो दिया हाइड्रोजन के लिए। और हाइड्रोजन के लिए Z क्या होता है, वो आपका 1। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास N1 आपको पता है 1 है, और N2 क्या है आपका इनफाइनाइट। से यहाँ तक हमने सारा डाटा रख लिया, जो भी अभी हमने देखा था वो सारा डाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पर आपको लैम्डा ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आपको लैम्डा गिवन है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल हो जाएगा r इंटू में 1 का स्क्वायर, और इंटू में 1 अपॉन n1 स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, और माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। और 1 बटे इनफाइनाइट क्या होता है, वो 0 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में इनफाइनाइट से डिवाइड आ गया वो 0 हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट आपका हो जाएगा वैसे भी 0। तो क्या बचेगा आपके पास, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू r। ये आपके पास एक समीकरण मिल जाएगा। सही है, ये चीज हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, अगर हम बात करेंगे दूसरा बामर के लिए, अगर हम बात करें तो दूसरा वाला लगा के देखते हैं। ठीक है, तो बामर के लिए चलो यही लिख देते हैं। अगर हम बात करें बामर के लिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो देखो लैम्डा जो है वो आपको पता करना ही करना, पहली चीज है ना, यहाँ पर आपको निकालना है लैम्डा। और आपको क्या बोला है, कौन से परमाणु के लिए बोल रहा है ये आपको बोल रहा है हीलियम प्लस के लिए। और हीलियम के लिए परमाणु क्रमांक क्या होता है, Z की वैल्यू तो आपकी 2 होती है। तो यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो Z मेरे पास क्या हो जाएगा 2, और N1 जिसमें वो आने वाला है वो 2 है, और कहाँ से आएगा, N2 इक्वल टू 3 से। और अब इसी को आपको वापस इसी फॉर्मूले में अप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा आपके पास, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ फटाफट। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा r इंटू में z का स्क्वायर,
Z का स्क्वायर है, Z क्या है यहाँ पे हमारे हीलियम की बात हो रही है, इसलिए 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू में 1 अपॉन n1 स्क्वायर यानी कि हमारा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा। बस अब आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। कहाँ करें, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा सा से रफ में लिखता हूँ यहाँ पे, और रफ करके आप इसे अलग से सॉल्व कर सकता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9 36 9-4 यानी कि 5/36 और ऊपर अगर 4 था 9, तो 5/9 आपके पास आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाएगा 1/λ इक्वल टू r इंटू में 5/9, ये हो जाएगा आपके पास दूसरा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमने सॉल्व तो अपने कर लिया, अब हमें बस ऑप्शन मैच करवाना है। तो देखो ऑप्शन में क्या है, आपको r नहीं दिया हुआ बल्कि यहाँ पे दिया हुआ है लैम्डा दिया हुआ है, यानी कि आपको जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो आपको लैम्डा दिया था, आपको उसके पदों में आंसर निकालना है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हमेशा बटे में ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखो क्या है हमारे पास, एक समीकरण ये पहला, एक समीकरण बोला दूसरा, और ये इसको मैं λ2 बोलता हूँ, आपको λ2 पता करना, ठीक है। और ये आपका लैम्डा है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो फटाफट, जैसे मैं इसको स्टार्टिंग में यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो एक तरफ आपके पास आ गया 1/λ इक्वल टू r आया था, और एक तरफ आ गया 1/λ2 इक्वल टू r इंटू में क्या नंबर आया था 5/9, 5/9। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 1 और ये 2, तो 1/2 से अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 1/λ/1/λ2 इक्वल टू हो जाएगा r से r तो आपको कट जाएगा, यहाँ पे तो r है, नीचे हो जाएगा r इंटू में 5/9, r से r कट गया, ये λ2 एकदम ऊपर चले जाएगा और λ1 का 1 से बड़ा हो जाएगा। अभी जस्ट बताया a/b c/d, तो आप क्या करते हो, ऊपर और नीचे का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो और बाद वालों का बीच वालों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो क्या आपके पास मिल जाएगा समीकरण, तो आपको मिल जाएगा λ2/λ इक्वल टू 9 चले जाएगा ऊपर, तो 9/5, तो λ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास लैम्डा इनटू 9/5, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। सो λ2 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 9/5, ये आएगा आपका फाइनल आंसर, यानी कि 9 λ/5, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं था, ट्रिकी था, थोड़ा सा घुमा के था, थोड़ा लिखना था, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राई करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ओके। एंड आपका 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन ही आपके पास आया हुआ है, चिंता मत करना। तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादा आने के चांसेस रह जाते हैं, तो हमें फॉर्मूला एक ही यूज करना है, इससे ज्यादा बार आप यूज में ले सकते हो डिपेंडिंग की क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेकिन भैया ना कि देखो इसमें प्रैक्टिस लगती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन आएगा क्वेश्चन फॉर्मूला वाला, वो ऐसे रैंडम नहीं आता, ओके। सो इसको जरूर ट्राई करना, एक बार आपको खुद से भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, हमारे क्वेश्चन के अगला, ये हमारा क्वेश्चन अगेन 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन काफी इजी दिख रहा है मुझे, आप पढ़ना, आप आई थिंक सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। कि आपको बोला है n = 4 कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी कि अगर आपको n = 4 कोश दिया जाए तो वहां पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब यार ये तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, आपको पता है जब वो क्वांटम संख्या है वहां पर बेसिकली बात हो रही है, और एक कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन रखने का फॉर्मूला होता है, क्लियरली फॉर्मूला होता है, और आपको पता होगा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो किसी भी अगर कोश में अगर बात करेंगे, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2n², ठीक है। और n क्या होता है, आपकी कोश की संख्या होती है। तो ये वाला फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, और यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है n की वैल्यू क्या है 4, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है n = 4, तो क्या हो जाएगा 2 × में 4 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2 × 4 = 16 × 2 32, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। 1 मिनट भी नहीं लगा। अब बोल रहा हूं ना, लाइक जरूरी भी नहीं है कि हाँ मतलब मुश्किल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ओके। तो थोड़ा सा भगवान पे भरोसा रखना, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, मतलब इसका मतलब क्या चैप्टर मुश्किल है तो आप पूरे चैप्टर को नहीं करो, ऐसा नहीं करना। जो आपको इजी लगता है ना, अगर आपको लग रहा है कि चलो मुश्किल है, बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, मत करना, जबरदस्ती भी मत करना, पर जो इजी वाला पार्ट है उसको तो जरूर पढ़ना। कम से कम अगर क्वेश्चन आए तो कर तो लोगे ना अच्छे तरीके से, तो दुख होगा कि यार ये तो बहुत इजी था और हमें कर लेना चाहिए था, तो ये दुख मत करना, लाइक कहते हैं ना रिग्रेट नहीं रखना चाहिए, तो वो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो इजी था। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखो ये हमारा क्वांटम संख्या पे मुझे क्वेश्चन देता है क्लियरली, क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित आकर्षकों को ऊर्जा के घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ओके।
तो आपको एन एल एम आपको दिए हुए 3 ए बी सी डी, और यहाँ पर आपको इन्हीं के लिए अलग अलग कक्षक की बात की जा रही है और आपको पूछा जा रहा है कि भाई किसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है, किसकी ऊर्जा सबसे कम है। तो ऊर्जा के घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक गलती ये भी होती है, कई बच्चे इसमें उल्टा क्रम लिखते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, वो नहीं करना, घटते हुए क्रम में लिखना, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी कक्षकों में अगर ऊर्जा की बात करते हैं तो कौन सा नियम का यूज करते हैं, आपको एन और एल की वैल्यू दी हुई है, समझ गए होंगे कौन सा नियम है, एन प्लस एल का नियम, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखना सीखते हैं तो वहां पर इसी नियम की बात की जाती है। तो क्या है हमारे पास, हम बेसिकली एन प्लस एल नियम पर हम बात करने वाले हैं। और आपको पता होगा क्या बोला जाता है, जिसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू कम होती है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है, उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, और जिसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो आपको देखो एन और एल की वैल्यू दी हुई है, एम की वैल्यू से कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता है, तो एक बार इसको ट्राई करो, मैं चाहता हूँ सभी लोग एक फटाफट इसका कमेंट में आ जाए। सो आई होप सभी ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। रूल क्या बोलता है एक बार मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जिसको याद नहीं आया, कि एन प्लस एल ये बोलते हैं कि अगर आप अलग अलग कक्षक के लिए एन और एल की वैल्यू निकालो, और ये देखो कि जिसके लिए वैल्यू ज्यादा होती है ना, हम ये बोलते हैं कि उसकी ऊर्जा भी क्या होती है, उस कक्षक की ऊर्जा भी ज्यादा होती है, और जिसके लिए कम होगी उसके लिए ऊर्जा भी कम होगी, यानी कि ये अगर कम हुआ तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अगर यहाँ पे अलग अलग कक्षों की बात की जाए तो मैं एन और एल का जो योग है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आपका हो गया एन प्लस एल, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ। पहले वाले के लिए बात करेंगे, एन 3 दिया हुआ, एल आपको क्या दिया हुआ, 0, 3 और 0 क्या हो जाता है, 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे के लिए क्या, 4 और 0 है, तो 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा आपका, 4 है, सीधा सीधा। और 3 और 1 क्या हो जाता है, यहाँ पे 3 और 1 दिया है तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 4 दिया हुआ है। और इसके लिए क्या है, 3 और 2, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, तो हमने जोड़ लिया। अब हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है उसकी ऊर्जा ज्यादा, जिसकी वैल्यू कम उसकी ऊर्जा भी कम होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे ऊर्जा का घटता हुआ क्रम है, तो सबसे पहले किसका आएगा, जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, फिर ज्यादा से कम पे हम आते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी, जहाँ पे संख्या का योग सबसे ज्यादा है, तो कौन सा है, 5 4 4 3, ऑब्वियसली बात है 5 सबसे बड़ी संख्या है, तो यानी कि डी की ऊर्जा क्या होगी, वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, डी की ऊर्जा सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा 5 से छोटी संख्या होती है 4। अब 4 देखो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, दो जगह पर 4 आ रहा है। अब ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में ये बोला जाता है रूल के अंदर कि अगर आपको एक, इसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि, चलो इसको अलग कलर से लिख लेता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर n प्लस एल क्या आ जाए, समान आ जाए, कभी भी किसी भी कंडीशन में n प्लस एल समान आ जाए, तो ऐसा कहते हैं कि जिसके लिए आपके पास n की वैल्यू ज्यादा होती है फिर उसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर समान आ जाए तब आपको ये चीज देखना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे बी में और सी में अगर देखो दोनों में क्या योग 4 आया है, तो किसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है, तो आप देखो कि बी में देखो क्या दिया, बी में अगर हम बात करेंगे तो आपको ये बोला गया है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो कहाँ पर n की वैल्यू ज्यादा है, बी में ज्यादा है ना, यानी बी की ऊर्जा ज्यादा होगी, और फिर सी आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा पहले बी, फिर आपके पास आएगा सी, इस तरीके से हम बात करेंगे। और लास्ट में कौन आएगा, लास्ट में ऑटोमेटिक ए ही आ जाएगा क्योंकि उसके लिए तो वैसे भी n प्लस एल ही सबसे कम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, यानी कि डी बी सी और ए, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी बी सी है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, आप ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका बेसिकली क्वांटम संख्या का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, ठीक है। तो आपने देख लिया n प्लस एल रूल। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना अगर आता है ना, तो यह उसके जो नियम है, जैसे अफवाह का नियम हो गया, पाउली का अपवर्जन नियम हो गया, हुंड का नियम हो गया, n प्लस एल का नियम हो गया, इनसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तो सीखते ही सीखते हो, प्लस इसके अलावा जो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो भी आप कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह जाते हैं। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन इजी था, क्लियर हो गया होगा सभी को अच्छे तरीके से। और एक चीज बात करेंगे तो हमारी आज की जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म हो जाती है, आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है, जिसमें आज हमने परमाणु की संरचना से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए होते सबसे लेटेस्ट ईयर्स के, वही हमने सॉल्व किए, 2022-2023 के सारे क्वेश्चंस थे। सो आपको आई होप क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा क्लियर होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन इस साल पूछे जा सकते हैं या अभी तक पूछे जा रहे हैं अभी हाल ही के ईयर्स में। ओके, प्रीवियस ईयर आराम से करना, 10-15 साल के लगा लो ताकि आपके टॉपिक की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। लेकिन साथ ही साथ जैसा मैंने कहा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस को भी जरूर लगा। ओके, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की क्लास सेशन कैसा लगा या आपके थॉट्स क्या है, और आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाह रहे हो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके, एंड आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताना, एंड जो आपकी नेक्स्ट जो भी लाइव क्लास रहेगी
मैं आपसे कहता हूँ कि यार उसमें मैं उनको डिस्कस ज़रूर करूँगा, ठीक है? तो लाइव क्लास भी होगी, चिंता मत करना, ठीक है? तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस भी करेंगे। सो बहुत मज़ा आएगा एंड अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जो करना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि वीडियो आए तो मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।